आपके लिए एक चैलेंज है। क्या बताओ? सामने सोसाइटी का गेट है। हाँ सोसाइटी के गेट तक जाने तक आप एक एएसएम कंप्लीट करा दोगे? हाँ करा दूंगा। सही स्पीड चलाना, चीटिंग मत करना। हाँ ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड। कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे जिसमें 4 चीजें हों? पीटीएमएस, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैटेरियलिटी, ट्रू एंड फेयर व्यू। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। अगर फॉलोड है तो डिस्क्लोजर नहीं देना, फॉलोड नहीं है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है, चेंज मटेरियल है, अमाउंट पता है तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना है, अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट डिस्क्लोज करना है। चेंज मटेरियल नहीं है तो इग्नोर कर दो, आज मटेरियल नहीं है फ्यूचर ईयर्स में मटेरियल होगा तो फैक्ट डिस्क्लोज करो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सारी एंटिटीज पर एप्लीकेबल होता है। थैंक यू। गेट से पहले कर दिया फिनिश, और नॉर्मल स्पीड में चलाइए, मंदी नहीं चलाइए। सर मजा आ जाएगा अगर सारे ऐसे करा दिए तो। हाँ 29 के 29 आएंगे। लाइक सब्सक्राइब करो फटाफट। तो ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे लाइक करो एंड कमेंट भी कर दो। सर आपके लिए एक और चैलेंज है। क्या बोलो? यहाँ से ऑफिस से कट 150 मीटर दूर है। ठीक है, 150 मीटर में आप एक एएस करा दोगे? हाँ करा दूंगा। बताओ कौन सा कराऊं? इस बार एएस2 करा दो। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर की कोई इन्वेंट्री नहीं होती, एएस2 एप्लीकेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के यहाँ 3 टाइप की इन्वेंट्रीज हो सकती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बेसिक प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। एनआरबी कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इफ एनी। लोअर लेना है आइटम बाय आइटम बेसिस पर। एज फार एज रॉ मटेरियल वैल्यूएशन इज कंसर्न्ड, अगर वो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में यूज होने वाला है वो लॉस पे बिकेगा तो रिप्लेसमेंट प्राइस पर रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होगी, अदरवाइज वैल्यूएशन होगी कॉस्ट प्राइस पर। ये रहा हमारे ऑफिस का कट। इससे पहले मैंने एएस2 करा दिया है। 29 के 29 ऐसे आएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सर आपके लिए एक और चैलेंज है। बोलो। यहाँ से हमारा ऑफिस 100 मीटर दूर है। ठीक है, अब 100 मीटर दूर में एक एएस करा दोगे? हाँ करा दूंगा। कौन सा कराऊं बताओ? इस बार एएस3 का फॉर्मेट याद करा दो। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नेम फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेस डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीए, लेस अपोजिट ऑफ दैट इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स पेड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, interim or final, repayment of short term borrowing, long term borrowing, redemption of debentures, redemption of preference share capital, buyback of equity share capital। ये रहा हमारा ऑफिस। इससे पहले आपका एएस खत्म हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। AS4 1 मिनट में। पसंद आए एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। नाम है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नाम में ही एक धोखा है। कॉन्टिजेंसी वर्ड लिखा हुआ है पर उसके बारे में बात नहीं करता, केवल इवेंट के बारे में बात करता है। इवेंट 2 प्रकार के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। बैलेंस शीट डेट यानी 31 मार्च और उसकी साइनिंग के बीच में घटने वाले इवेंट्स जिनके हालात 31 मार्च या उससे पहले ही पैदा हो गए थे कहलाते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। और बैलेंस शीट डेट और उसकी साइनिंग डेट के बीच में घटने वाले वो इवेंट्स जिनके हालात 31 मार्च या उससे पहले पैदा यानी बैलेंस शीट डेट या उससे पहले पैदा नहीं हुए थे वो कहलाते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नॉन एडजस्टिंग को केवल डिस्क्लोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 1 मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। नाम है इसका नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नाम में तो 3 ही चीजें हैं पर ये कॉन्सेप्ट सिखाता है 5 चीजों का। ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ घट गया है, तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बात कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5।
अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है तो वो चेंज का क्या करना है, ये बात तो AS1 बताता है, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन वो चेंज कब कर सकते हो ये AS5 बताता है। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज 3 केसेस में कर सकते हो, अगर कोई AS कह दे या कोई स्टैट्यूट कह दे या बेटर प्रेजेंटेशन हो रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आपको सेपरेटली ये बात ध्यान में रख करके चलनी है। प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं, पिछले सालों के अकाउंटिंग मिस्टेक्स जो डिटेक्ट हुए हैं करंट ईयर में, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, जो कभी कभी रिपीट होते हैं, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, एग्जांपल अर्थक्वेक लॉस, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑर्डिनरी में 2 होते हैं, नॉर्मल और एक्सेप्शनल। नॉर्मल का कहीं कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, नॉर्मल आइटम ही अगर उसका साइज और नेचर बड़ा हो जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरी इंक्रीज्ड रिट्रोस्पेक्टिवली, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है फिर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। AS7 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर कर देना, जनवरी 26 के लिए पूरा करा दूंगा इसी शॉर्ट में। AS7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग सिखाता है। प्यारे बच्चों, किसी भी एसेट को बनाने का या तोड़ने का या आर्किटेक्ट के साथ किया गया या कंस्ट्रक्शन की देखरेख करने के लिए सुपरवाइजर के साथ किया गया या एनवायरमेंट रिस्टोरेशन के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग AS7 सिखाता है। 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइस और कॉस्ट प्लस। जब कॉन्ट्रैक्टर फिक्स अमाउंट बता देता है ठेकेदार कि भैया इतना पैसा लगेगा काम का, तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कहता है जितनी मेरी लागत लगेगी उसमें इतने % प्लस करके दे देना, तो वो कहलाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को मान करके एक ही प्रॉफिट निकालेंगे, ओवरऑल अकाउंटिंग करेंगे, जब 3 शर्तें पूरी होंगी। कौन सी? नंबर 1, वो सारे काम सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उनके लिए सिंगल प्राइस कोट हुआ है और वो सारे काम सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक भी शर्त टूटी तो प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा। किसी भी ईयर का कैसे प्रॉफिट निकालेंगे कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए AS7 के हिसाब से, करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस करंट ईयर की कॉस्ट। करंट ईयर की कॉस्ट आसानी से मिल जाती है, क्वेश्चन दे देता है। करंट ईयर का रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू इंटू जितने % काम करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे पता चलेगा करंट ईयर में कितने % काम कंप्लीट हुआ है? 3 तरीके हैं। पहला, फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड, 5 में से 3 फ्लोर कंप्लीट हो गए, मतलब 3/5 × 100, 60% काम कंप्लीट हो गया। दूसरा, सर्वेयर को बुला लो, उससे पूछ लो। और तीसरा, जितनी कॉस्ट लग गई है, मान लो टोटल कॉस्ट लगनी है 10 लाख, अभी तक लग चुकी है करंट ईयर में 6 लाख, तो 60% काम कंप्लीट हो गया। अगर इससे पहले आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन सी? नंबर 1, पैसा मिल जाएगा, इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा है, और काम कंप्लीट हो जाएगा, इस बात के चांसेस भी 50% से ज्यादा है। एस्केलेशन क्लॉज रेवेन्यू का हिस्सा बनता है। फ्यूचर ईयर के लिए कोई कॉस्ट आपने इनकर करी है तो उसे करंट ईयर में बैलेंस शीट में कंस्ट्रक्शन वर्क इन AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। नाम है इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन RR। 5 चीजों से आने वाले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना सिखाता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। कब रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड करके चलेंगे? जब 4 शर्तें पूरी होंगी। गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, ओनरशिप, रिस्क, रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है अब गुड्स के ऊपर, और पैसे मिल जाएंगे, इस बात में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस को कब रिकॉर्ड करके चलेंगे? 2 तरीके हैं, या तो जब सर्विस कंप्लीट हो जाए तब, या जितनी जितनी सर्विस कंप्लीट होती जा रही है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उतना उतना। अगर एक ही एक्ट है तो कंप्लीशन होने पर, अगर एक से ज्यादा एक्ट है सर्विस में तो प्रोपोर्शनेटली। इंटरेस्ट के रेवेन्यू को टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, रॉयल्टी के रेवेन्यू को एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, और डिविडेंड से आने वाले रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। अगर पैसा प्राप्ति में, रेवेन्यू की प्राप्ति में कोई अनसर्टेनिटी है तो रेवेन्यू को पोस्टपोन करके चलेंगे। जब तक अनसर्टेनिटी ना हट जाए रेवेन्यू को पोस्टपोन ही रखेंगे। हाँ, आपने पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था, बाद में अनसर्टेनिटी आई है तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ना कि रेवेन्यू को रिवर्स करेंगे। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। 1 मिनट में AS11, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। नाम है अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 4 टॉपिक्स के बारे में बात करता है। नंबर 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, नंबर 2 लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, नंबर 3 फॉरेन ऑपरेशंस, और नंबर 4 फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहला, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने अपनी होम करेंसी से अलग करेंसी में करी है वो होने की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। उसका इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पर करेंगे, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए ये देखेंगे कि एसेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है या नहीं। मॉनिटरी आइटम है तो भाई उसका किस पे करके चलेंगे? मॉनिटरी आइटम का हम जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है वो करके चलेंगे अपना क्लोजिंग रेट पर, और नॉन मॉनिटरी आइटम का या तो हिस्टोरिकल रेट पर या फिर रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जो भी अवेलेबल है, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा P&L में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा,
जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, अगर लिया है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा या पीएनडल में या एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट होगा। दो ऑप्शन है, कोई सा भी चुन लेना, एक बार चुन लिया चेंज नहीं कर सकते। और अगर अदर पर्पज के लिए लिया है तो या तो पीएनडल में ट्रांसफर करो या एफसीएमआईटीडी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालो और लोन पीरियड में अमोर्टाइज कर दो। एक बार ऑप्शन चुना चेंज नहीं कर सकते। तीसरा फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल है तो उसके एसेट लायबिलिटी को बिल्कुल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पहले टॉपिक की तरह ट्रीट करेंगे और इनकम एक्सपेंस को एक्सचेंज रेट और एवरेज रेट, और अगर नॉन इंटीग्रल है तो उसके एसेट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे एंड उसके इनकम एक्सपेंस को एक्सचेंज रेट या एवरेज रेट। इंटीग्रल का सारा एक्सचेंज डिफरेंस पीएनडल में, नॉन इंटीग्रल का एफसीटीआर अकाउंट फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में और डिस्पोजल के टाइम पे पीएनडल में। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के डिफरेंस को अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में अमोर्टाइज कर देते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 1 मिनट में जनवरी 26 के लिए पसंद आए एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। नाम है गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार से मिलने वाली ग्रांट यानी मदद की अकाउंटिंग करना सिखाता है। सरकार से 6 प्रकार की मदद मिल सकती है। नंबर 1 ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, सरकार ने ग्रांट दे दी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट ये सब खरीदने के लिए, या तो एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे या डीजीजी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल के डेप्रिसिएशन के रेशियो में ओवर द पीरियड पीएनडल में ट्रांसफर करके चलेंगे। दूसरी ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, एग्जांपल लैंड, ऊपर वाले दो ऑप्शन तो हैं, साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तुमने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, जो खर्चा आया उसमें से कुछ सरकार ने आपको रीइंबर्स कर दिया, प्यारे बच्चों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलोगे। चौथी ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, कोई खर्चे के लिए सैलरी वगैरह पे करने के लिए सरकार ग्रांट दे रही है, या तो पीएनडल में डालो या डीजीजी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल के कॉस्ट इनकट के रेशियो में पीएनडल में ट्रांसफर कर दो। पांचवी ग्रांट प्यारे बच्चों ग्रांट रिलेटेड टू कॉस्ट इनकट इन द पास्ट, भूतकाल में कोई खर्चा किया था आज उसकी ग्रांट मिल रही है, पिछले सालों के खर्चे की ग्रांट आज मिल रही है, पीएनडल में ट्रांसफर करके चलोगे। छठी ग्रांट सरकार ने कोई एसेट दे दिया, फ्री दिया तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, सस्ता दिया तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो, और ये सारी एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी अगर ग्रांट रिफंड करनी पड़ती है। और इससे पहले ग्रांट आप रिकॉर्ड करो, 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है, एविडेंस मौजूद है और ग्रांट मिल जाएगी, इस बात के पूरे चांसेस है। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। यार सुना है तेरे सर 1 मिनट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवा देते हैं, कैसे करा देते हैं यार, मुझे भी दे दे उनका नंबर। ऐसे करा देते हैं, देखिए ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिकर बुक, आज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बारी, 1 मिनट के अंदर कराता हूं। इससे कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे से पैसा कमाने की कोशिश। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म। अगर इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के अंदर बेचने का इरादा है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस पर और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा कॉस्ट प्राइस माइनस परमानेंट डिक्लाइन पर, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पर। अगर कभी लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन व्हिचएवर इज लोअर। ऐसे ही कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो किस वैल्यू पर करोगे, कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन व्हिचएवर इज लोअर। ब्रोकरेज और कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में आती है। अगर प्राइस लिखा है एक्स इंटरेस्ट तो इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और लिखा है कम इंटरेस्ट तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एएस 13 में राइट शेयर्स पर डिविडेंड नहीं देते, और अगर कुछ फ्री में मिला है, बोनस में मिले हैं शेयर डिवेंचर बॉन्ड वगैरह, तो अमाउंट नहीं लिखोगे क्योंकि कुछ कंसिडरेशन आपने पे नहीं की है। कॉस्ट कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पीएनडल में डालोगे। 8851007100 डीएम करो, ये बुक पाओ मात्र 60 पेज में 1 से लेकर 29 तक, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पीडीएफ चाहिए पीडीएफ, हार्ड बुक चाहिए हार्ड बुक। ऐसे ही आपको ट्रिक बुक के भी आएंगे सारे 1 मिनट के शॉर्ट्स। लाइक करो सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन के लिए थैंक यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 1 मिनट में, अरे हाँ भाई हाँ, जनवरी 26 सीए इंटर एडवांस अकाउंट स्टूडेंट्स आओ जरा फटाफट एक सिंगल पेज फ्लो चार्ट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 करते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए। क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने या बनाने के लिए लिए गए लोन पर जो ब्याज हम पे करते हैं उस ब्याज को क्वालिफाइंग एसेट की ही कॉस्ट में ऐड करके यानी कैपिटलाइज करके चलते हैं, ये कहता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। कब तक कैपिटलाइज करते हैं, जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट सब्सटैंशियली रेडी टू यूज
ना हो जाए। सर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसे बनाने में 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगे, भले ही वो करंट एसेट क्यों ना हो। सर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए स्पेसिफिक रेट और जनरल बोरोइंग के लिए वेटेड एवरेज रेट। उसके बाद अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो कुछ डिले हुआ है कुछ पीरियड के लिए और वो डिले जो है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो उस डिले पीरियड के लिए भी कैपिटलाइजेशन चालू रखेंगे। लेकिन अगर डिले हुआ है इस कारण से जो पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं है, तो फिर डिले पीरियड का इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर करेंगे। और अगर क्वालिफाइंग एसेट ऐसा है जो पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है, तो जितना पार्ट कंप्लीट हो गया प्रोपोर्शनेटली उतनी कैपिटलाइजेशन रोक दीजिए। ये है एएस ट्रिगर बुक का कमाल, मात्र एक पेज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ऐसे ही 1 से लेकर 29 तक हैं सारे। डीएम करो 8851007100, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस चल रहा है। इसको पाने के लिए पेपर में बूस्टर साबित होगी। धन्यवाद। जनवरी 26 के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार। AS 17 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में करना। ट्रिगर बुक का है कमाल, मात्र एक पेज में फ्लो चार्ट में। AS 17 का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। किसी भी एंटरप्राइज के 2 सेगमेंट हो सकते हैं, या तो बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट। कोई भी सेगमेंट हो उसको रिपोर्टेबल बना दिया जाएगा अगर वो 3 में से किसी भी एक टेस्ट में फंस जाता है। नंबर 1 रेवेन्यू टेस्ट, अगर उस सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स इनटू 10% के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल। या फिर एसेट टेस्ट, अगर उस सेगमेंट का एसेट टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स इनटू 10% के बराबर या उससे ज्यादा है तो। या फिर प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट, जो जो सेगमेंट प्रॉफिट में है टोटल करो, जो जो सेगमेंट लॉस में है टोटल करो, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस में से हाई फिगर उठा लो, उसका 10% निकालो। अब ये जो वैल्यू आएगी किसी भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस इस वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हो तो वो बनेगा रिपोर्टेबल। तीनों में से एक भी टेस्ट में फंस गए तो बन गए रिपोर्टेबल। तीनों में से एक भी टेस्ट में ना फंसे फिर भी रिपोर्टेबल कहलाओगे अगर मैनेजमेंट चाहे तो, या वो सेगमेंट रिपोर्टेबल था या नहीं, तीन में से किसी एक टेस्ट में फंस गया था पिछले साल, या फिर 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट ना हुआ हो। 29 के 29 ऐसे ही है, मात्र 60 पेज में आगे पीछे मिला करके बता रहा हूं पूरी समस्या का समाधान मात्र एक किताब। पेपर से एक दिन पहले भी लोगे तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्क्रैच से कवर अप हो जाएंगे, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। प्यारे बच्चों डीएम करो 8851007100, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर, केवल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। धन्यवाद। AS 18 जैसा मुश्किल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मात्र 1 मिनट में, ये कमाल है इस AS ट्रिगर बुक का। ध्यान से सुनिएगा, फ्लो चार्ट में पूरा समझाऊंगा, एंड तक देखो, लाइक करो फटाफट। AS 18 कहता है रिलेटेड पार्टीज के साथ की गई ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर कौन होती है रिलेटेड पार्टीज? प्यारे बच्चों 4 केसेस होते हैं। कंट्रोल के बेस पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आता है, डायरेक्ट कॉमन कंट्रोल के बेस पर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बेस पर और जॉइंट वेंचर के बेस पर। समझाता हूं। कंट्रोल का मतलब आपके पास किसी के 51% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हो, या फिर 20 से 50% तक शेयर्स हो, प्लस फाइनेंशियल पॉलिसीज को डायरेक्ट करने की पावर हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटर रिमूव करने की पावर हो। तीनों में से कुछ भी हो, आपका उसके ऊपर कंट्रोल कहलाएगा, आप दोनों बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। अगला केस, ए का बी पे कंट्रोल है, ए का सी पे भी कंट्रोल है, ए और बी रिलेटेड पार्टीज, ए और सी रिलेटेड पार्टी, बी और सी भी रिलेटेड पार्टी बनेंगे कॉमन कंट्रोल के बेस पर, उनके ऊपर कॉमन कंट्रोल है ए का दोनों के ऊपर। अगला केस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, आपके पास किसी के केवल 20 से 50% तक शेयर है तो भी आप दोनों बन जाएंगे रिलेटेड पार्टी। जॉइंट वेंचर, ए और बी ने मिलकर बनाया सी, ए और सी रिलेटेड पार्टी, बी और सी रिलेटेड पार्टी, ए और बी नॉट रिलेटेड पार्टीज। इंडिविजुअल का अगर किसी कंपनी में कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या उस कंपनी का केएमपी हो तो उस कंपनी के लिए वो इंडिविजुअल और उसके रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, सगे वाले और स्पाउस बनेंगे रिलेटेड पार्टीज। ये बुक पाने के लिए डीएम करो, 60 पेज में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पूरे 29 तक। एग्जाम डेज में बूस्टर साबित होगी। 8851007100, एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे 29 के 29 करवाएं। धन्यवाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 1 मिनट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिगर बुक का कमाल है, फ्लो चार्ट वे में एक पेज में कवर है। एक लाइक एक सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे 60 पेज में पूरा सिलेबस कवर है। पाने के लिए डीएम जरूर करना 8851007100। इलस्ट्रेशन AS 22 का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम टैक्स और फॉरेन टैक्सेस की अकाउंटिंग सिखाता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डीडीटी पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर इनकम टैक्स के P&L में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू वो P&L जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना हुआ है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, एंट्री होगी डीटी अकाउंट डेबिट टू P&L। और अगर रिवर्स केस है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट को नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं लाते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ भी कर सकते हैं अगर वो सेम टैक्स लॉ से रिलेटेड है। टाइमिंग डिफरेंस ही डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी पैदा करते हैं, परमानेंट डिफरेंस नहीं करते हैं। टैक्स हॉलिडे
अगर डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी अराइज या रिवर्स दोनों ही हुए हैं टैक्स हॉलिडे पीरियड के दौरान तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, पर अगर डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई है टैक्स हॉलिडे पीरियड में, रिवर्स हुई है उसके बाद, तो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी उस पीरियड में रिकॉर्ड करके चलेंगे जब टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ था। जो टाइमिंग डिफरेंस पहले अराइज होगा उसे रिवर्स भी पहले ही करके चलेंगे। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, पाने के लिए डीएम करो। धन्यवाद। AS24 केवल 1 मिनट में, यह है ट्रिगर बुक का कमाल। मात्र एक पेज में फ्लो चार्ट वे में, कुछ भी छूटेगा नहीं। जनवरी 26 के बच्चों जल्दी से लाइक कर दो। AS24 इसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इस बुक को पाने के लिए डीएम जरूर करें 8851007100 क्योंकि 60 पेज में पूरे एस कवर्ड है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? जो इन 3 शर्तों को पूरी करे, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो, प्लस उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती हो, प्लस उसे सेल करने का या अबेंडन करने का प्लान बनाया जा चुका है, वो कहलाता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसके ऊपर लग जाता है AS24। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से पूरी एंटरप्राइज की गोइंग कंसर्न एबिलिटी हर्ट नहीं होती है। AS24 किस दिन ट्रिगर होता है? जिस दिन प्लान बना के अनाउंस कर दिया या एसेट को सेल करने का एग्रीमेंट एंटर किया, विच एवर इज अर्लियर डेट। जो डिस्क्लोजर्स हैं AS24 के हिसाब से वो कौन कौन से देने पड़ते हैं? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, डेट जिस दिन AS24 लगा, AS17 के हिसाब से डिस्क्लोजर, एसेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और प्री टैक्स प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हिसाब से कैश फ्लो। हर एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर सेपरेट होगा और इन्हें अपडेट भी करना है जब जरूरत पड़े। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, बुक लीजिए। धन्यवाद। AS25 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में करना। ट्रिगर बुक का कमाल है, फ्लो चार्ट में, एक पेज में। नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बुक पाने के लिए डीएम करना 8851007100। 60 पेज में सारे एस हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का क्या मतलब होता है? अगर हम बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाएं 12 महीने से कम पीरियड के लिए तो वो कहलाते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये कंप्लीट भी हो सकते हैं यानी सारी ट्रांजैक्शंस, और कंडेंस यानी केवल अपडेटेड ट्रांजैक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं। सर अगर पहला ही साल है संस्था का तो 12 महीने से कम पीरियड का है, मान लो 1 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस पे AS25 नहीं लगेगा। AS25 के हिसाब से इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी नहीं है, पर AS25 कहता है अगर आप बनाओगे तो फिर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे ही लगेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्लॉज 33 और 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वहीं के लगेंगे, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट केवल AS25 का लगेगा। टैक्स रेट वेटेड एवरेज लगाते हैं, प्रोविजन IFR में भी बनते हैं, मैटेरियलिटी IFR यानी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी ध्यान रखा जाता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और AS20 के हिसाब से बेसिक और डाइल्यूटेड EPS भी कैलकुलेट किए जाते हैं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, बुक पाइए। धन्यवाद। AS26 इंटेंजिबल एसेट 1 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। फ्लो चार्ट वे में एक सिंगल पेज में, ऐसे 60 पेजेस में आगे पीछे मिला के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बुक पाने के लिए डीएम जरूर करना। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? जो 5 शर्तें पूरा करता है, आइडेंटिफाइएबल, नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस और बिजनेस में यूज, रेंट या एडमिन पर्पस के लिए रखा गया हो। जो भी आइटम ये 5 शर्तें पूरा करेगा इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा। इंटेंजिबल एसेट आप खरीद भी सकते हैं या सेल्फ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। खरीदा हो चाहे सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हो, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगा और लाइफ से डिवाइड करके P&L में ट्रांसफर करेंगे ओवर द पीरियड, जिसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में 2 फेज होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च का सारा खर्चा P&L में, डेवलपमेंट वाला कैपिटलाइज होता है अगर 3 शर्तें पूरी होती हैं। एंटरप्राइज इंटेंडेड है कि वो फिनिश करेगी डेवलपमेंट को, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और टेक्निकल फिजिबिलिटी है। तीनों में से कोई शर्त टूटी तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी कैपिटलाइज नहीं होगा, P&L में ही जाएगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर किया है इंटेंजिबल एसेट पे और एफिशिएंसी बढ़ गई है तो कैपिटलाइज, नहीं बढ़ी है तो P&L में। इंटेंजिबल एसेट की लाइफ दे रखी हो तो ठीक, नहीं तो 10 साल एज्यूम करेंगे और इंटेंजिबल एसेट को बेचने पर या डिस्पोज करने पर जो प्रॉफिट लॉस होगा P&L में ट्रांसफर करके चलेंगे। रिटायरमेंट के वक्त इंटेंजिबल एसेट को कैरिंग अमाउंट पे लिखेंगे और AS28 के हिसाब से इंपेयरमेंट टेस्ट करते रहेंगे हर बैलेंस शीट डेट पर। बुक पाइए, डीएम कीजिए 8851007100। एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। AS29 1 मिनट में, पसंद आए एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड में जरूर करना। ट्रिगर बुक का कमाल है, पूरे 60 पेज आगे पीछे मिला के सारे AS कवर्ड है। पाने के लिए डीएम करना जरूर। RMD ऑफ प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। AS29 प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट, इन 3 चीजों का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और
डिस्क्लोजर सिखाता है। क्या होता है प्रोविजन? प्यारे बच्चों, जो एक लायबिलिटी हमें पे करनी है पर अमाउंट नहीं पता, अमाउंट एस्टिमेटेड बेस पर निकालते हैं, उसे प्रोविजन कहते हैं। ये 3 शर्तें पूरा होंगी तो हम प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, प्लस प्रोबेबल आउटफ्लो हो कि रिसोर्सेज बाहर जाएंगे, प्रोबेबल यानी 50% से ज्यादा चांसेस, और आउटफ्लो का अमाउंट जो है वो रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करके चलेंगे। कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है? वो पॉसिबल एसेट जो पास्ट इवेंट के ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस पर डिपेंडेड है, ना रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, ना ही डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, केवल अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में इसे डिस्क्लोज करके चलते हैं। प्यारे बच्चों, हर एक बैलेंस शीट डेट पर प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट को रिव्यू करते रहो, और अगर उसमें कोई चेंजेस है तो अकॉर्डिंगली उसे अपडेट करते रहो। AS 29 प्रोविजन फॉर एसेट यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन पे नहीं लगता, प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज पे लगता है, एग्जांपल प्रोविजन फॉर वारंटी। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या रिकॉर्ड करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेक्टेड लॉस। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, बुक के लिए DM करो 8851007100। धन्यवाद।